साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी सेट यूजीसी नेट के लिए जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जिसको लिखा है कुबेरनाथ रॉय ने। इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे इसके मूल कथ्य को, इसके बाद अगले पाठ में हम देखेंगे इसकी व्याख्या। तो पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदह 25 सावन मनभावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के आसनी संकेत मिलने लगते हैं। 30 वर्षों में हम विध्वंसमय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिस्त्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शीश रक्षा कृतार्थ होती है। इसके आगे लिखा है कि फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश करते हैं। तो जब हम इस निबंध को पढ़ते हैं तो हमको याद रखना है कि जो है वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र कौन सा है, उत्तरा फाल्गुनी। एक विकल्प हमारा यहाँ से बन जाएगा। दूसरी चीज हमको याद रखना है कि 40 पे लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। तो भाद्रपद में मतलब जो आपका भादों का महीना होता है उसमें जो है आपका उत्तरा फाल्गुनी में हम प्रवेश करते हैं। 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से हिन हिनाकर दे जाता है। तुरंग मतलब होता है घोड़ा, हमको याद रखना है। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। तो हमको याद रखना है क्या कि 2-4 वर्ष बाद अर्थात जैसे हम 40 में प्रवेश करते हैं उसके 2-4 मतलब 44 साल के आसपास उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार कि जो आपकी जीर्णता और जरा मतलब बुढ़ापे आने की आगमनी का समाचार काल तुरंग मतलब समय का घोड़ा दूर से हिन हिनाकर दे जाता है। वास्तव में सृजन संप्रक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह 30 और 40 के बीच है। इसको हमको याद रखना है कि जो यहाँ पर आया है आपका कौन सा जीवन, सृजन संप्रक्त सावधान और सतर्क सचेत और कर्मठ जो जीवन हम जीते हैं वो 30 से 40 के बीच होता है। फिर 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। तो मानव की जो आयु है 40 से 45 साल, इसको भी उत्तरा फाल्गुनी कह के कुबेरनाथ रॉय ने संबोधित किया है। तो तीसरा हमको याद रख लेना है। अब तक हमको याद क्या रखना है, वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। उत्तरा फाल्गुनी का अंतिम चरण जो है वह आपको उसका जो आगमनी का संदेश कौन देता है, काल तुरंग मतलब समय चक्र या समय का घोड़ा हिनहिना कर देता है। 30 से 40 के बीच में व्यक्ति कर्मठ रहता है, सावधान रहता है, ये याद रखना है। इसके आगे हम याद रखेंगे 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। तो मानव की यदि उम्र की बात की जाए तो उम्र के लिए जैसे वर्षा ऋतु का अंतिम चरण उत्तरा फाल्गुनी है, वैसे ही मानव की उम्र का 40 से 45 साल के समय को जो है उत्तरा फाल्गुनी कह के संबोधित किया गया है। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की सट उर्मियों में थकावट आने लगती है। अस्थि जायते वर्धते, ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। क्या क्या, अस्थि जायते और वर्धते, ये तीनों चीजें शांत होने लगती हैं, उनका वेग कम होने लगता है। इनके विपरीत 3 विपत ऋणमते अपि क्षीयते विनश्यति प्रबलतर हो उठती है। उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रिपुओं के साथ साठगांठ कर लेती हैं। रिपु मतलब होता है शत्रु और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। 45 के बाद ही शीश का काश फूटना शुरू हो जाता है। शीश का काश फूटना मतलब हमारे बाल सफ़ेद होना। आज की डेट में तो हम देखते हैं कि 12 से 15 साल के बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन 45 की उम्र में शीश का कांच फूटना। कांच फूटना मतलब एक तरीके से जिस तरीके से कांच फूलता है, तो यहाँ पे फूटना शब्द आया है, हो सकता है गलती से फूटना टाइप हो गया हो, फूलना ही लिखा हो। तो कांच फूटना शुरू हो जाता है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो इस समय बरसात समाप्त हो चुकी है, ठंड का जैसे ही आगमन होता है इस समय जो है लोमड़ी बोलने लगती है। तो वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। शुक्र और सारिका उदास हो जाते हैं। मयूर भी अपने श्रृंगार कपाल का त्याग कर देती है। मानस की उत्पल वर्णा मार कन्याएं
चोबा चंदन और चित्र सारी त्याग कर पिरव्रज्या का बलकन बसन धारण कर लेती हैं। अतः बचपन भले ही निर्मल प्रसन्न हो, गदह पचीसी भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हम जन्म लेने की सार्थकता पर निर्भर है 25 और 40 का ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है। इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है, जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे। वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। तो आप जिस भी काम के लिए जन्म लिया है, जो भी आपके लक्ष्य हैं, सपने हैं, उनको आप 25 से 45 के बीच में पूरे कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लेखक का मानना है। इसके बाद तो मन और बुद्धि वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही 1 मधु 2 मधु असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर रचती है तीसोत्तरी। तीसोत्तरी के वर्षों का स्वभाव साण पर चढ़ी तलवार की तरह है। यहाँ पर हमको याद रख लेना है कि तीसोत्तरी का स्वभाव कैसा है, साण पर चली तलवार की तरह है। तीसोत्तरी मतलब जैसे 30 की उम्र समाप्त होने को होती है। वर्ष प्रतिवर्ष उस पर नई धार नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र तथा प्रतिमा में वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो एक हमको ये भी याद रखना है कि लेखक ने जो है निबंध में ब्रह्मा के कैसे चित्र का वर्णन किया है, तो बूढ़े का वर्णन किया है कि जो बूढ़े को जो है जितने भी चित्र देखते हैं ब्रह्मा के, उसमें बूढ़ा ही उनको बताते हैं। मैंने दक्षिण भारत में एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर तीसोत्तरी युवा मूर्ति को देखा। लेखक ने ब्रह्मा की तीसोत्तरी मूर्ति को कहाँ देखा, तो दक्षिण भारत में देखा। ये हमको याद रखना है। देखकर ही मैं कालांतर की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सतर्क है और सृष्टि करता है वह निश्चय ही चिर युवा होगा। प्राचीन का बहुकालीन का अर्थ है जर्जर, बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है, पिता है, प्रोफेट है, नई लीक का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, परंतु वह दांत छरा, बाल छरा, गलितम, पलितम, मुंडम कैसे हो सकता है। उसे तो अनुभवी पुंगव तीसोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा। जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है। तो इसको भी हमको याद रखना है कि उत्तरा फाल्गुनी में लेखक ने जवानी को क्या उपमा दी है, तो जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है। खड़ग मतलब होता है तलवार। उस पर चढ़कर असीधारा व्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध ओंठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है। युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों में सम्मिलित पावक में हो जाता है। तो तीसरा हमको याद रखना है कि युवा के मन में जो फास्फोरस है उसका रूपांतरण किस में होता है, उसका रूपांतरण होता है हजार हजार सूर्यों में सम्मिलित पावक में। पावक मतलब होता है आग या तेज। मेरी समझ में सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव की, नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोह की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। तीसरा याद हमको क्या रखना है कि इन सब की कल्पना श्वेत केश मतलब सफेद बाल के वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर के रूप में कल्पित करना समाचीन होगा। मतलब हम जब प्रजापति जो ईश्वर हैं उनकी बात करते हैं तो उनको 30 वर्ष के पट्टे या पट्टे की सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समाचीन होगा, ऐसा लेखक इसमें मानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। वास्तव में 30वां वर्ष मनुष्य के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। तो कौन सा वर्ष मनुष्य के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, तो उसकी आयु का 30वां वर्ष। और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा
उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महावि निष्क्रमण किया। तो हमको इस बात को भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर महावि निष्क्रमण किया। ये जो प्रसंग है कौन से निबंध में आता है, तो उत्तरा फाल्गुनी में आता है। इसको भी हमको याद रखना है। यहाँ से इतना। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट, इसको भी हमको याद रखना है कि यीशु क्राइस्ट थे जो उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जो अपना प्रथम संदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सरमन ऑन द माउंट, गिरि शिखर प्रजनन में। तो सरमन ऑन द माउंट पर दिया था। 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। सलीब मतलब सूली पर चढ़ा दिया गया। तो इनको कितनी वर्ष में सूली पर चढ़ाया गया? 33 वर्ष में। इसको भी हम याद रख लेंगे। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र जी को 30 वर्ष के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ। तो हमसे पूछा जा सकता है कि भगवान राम को कितने वर्ष की उम्र में वनवास हुआ? 27 वर्ष की उम्र में वनवास हुआ है। ऐसा कौन मानते हैं? वाल्मीकि के अनुसार। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी। तो इसको भी पूछा जा सकता है कि सीता जी की आयु उस समय कितनी थी जब भगवान राम को वनवास हुआ? तो 18 वर्ष। और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई। तो जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? वह जो है 30वें वर्ष में थी। इसको भी हमको याद रखना है। जब सीता हरण हुआ तो उस समय सीता जी की उम्र 30 वर्ष थी। ये छोटी छोटी बारीकी यदि हमने याद रखेंगे तो हमसे निश्चित ही निबंध से संबंधित सभी प्रश्न बन जाएंगे। अतः 30वां वर्ष सदैव महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वर्ण और तेज के दाह से अभिष्ट रहता है। 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। तो साथियों याद रखना है 30उत्तर को जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र भी कहा गया है। यह काल गदह पच्चीसी के विपरीत एक क्षुरधार काल है जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 लगने के बाद 45 तक यथास्थिति उत्तर फाल्गुनी चलती है। तो उत्तर फाल्गुनी कहाँ चलती है? 40 लगने से 45 तक। पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियां परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती हैं। प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती है। इसके बाद अनुकूल उर्मियां स्पष्टतः थककर होने लगती हैं और प्रतिकूल उर्मियां प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपुओं से मेल करने लगती हैं। कौन सी उम्र में? 45 की उम्र में। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षण और रति प्रतिकूल लगने लगती है। रति मतलब श्रृंगार, यहाँ से व्यक्ति का यौवन उतार पर आ जाता है और उसको रति भी प्रतिकूल लगने लगती है। बुद्धि का तेज भी घट जाता है। इसके बाद उसको नई चीजें याद होने में थोड़ी सी दिक्कत जाने लगती है और वह स्वीकार पंथी कन्फर्मिस्ट होने लगती है। व्यक्ति जो है जैसा जो कुछ होता है उसको स्वीकार करके उसी में जीना सीख जाता है। एवं आत्मा की दाहक तेजमयी शक्ति का पर विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45 वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्तोयेव्स्की जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। मैं 40 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना सभ्यता असभ्यता है। तो हमको ये भी याद रखना है कि लेखक ने 40 से अधिक जीने को क्या कहा है? असभ्यता कहा है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। लेखक ने बताया है कि 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है और अनैतिकता है। ये तीनों चीज़ें हमको याद रखनी है। भला 40 के आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से दोस्तोयेव्स्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ ना लिया जाए तो मेरी समझ में इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्तन, परिवर्धन, सृजन का
आत्मिक और मानसिक स्तरों पर ह्रास होने लगता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि मानव जीवन के कौन से वर्ष के बाद उसके सहज लक्षणों का परिवर्धन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर जो है ह्रास होने लगता है। पर मैं साठा तब पाठा की उक्ति वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ। तो लेखक कहाँ का था? साठा तब पाठा, मतलब 60 साल के बाद की उम्र को बुढ़ापा मानते हैं। उक्ति वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ। इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तों हिस्की की मूल थीसिस मुझे सही लगती है। शक्ति क्षय की प्रक्रिया 40 के बाद प्रारंभ हो जाती है, यद्यपि वह अस्पष्ट रहती है। मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। तो लेखक इस समय कौन से कितने साल का है जब ये निबंध लिख रहा है? तो वह 1972 ईस्वी में इसको लिख रहा है और अपना जो 48वां पावस झेल रहा है, मतलब 48 साल का है। पूर्वा फाल्गुनी का विकार ग्रस्त यौवन जल पीकर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ। शीघ्र ही मोह मूढ़ होने वाला हूँ। आगे बताया गया है कि भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा। अब साथ ही यहाँ पे भाद्र महीने की बात आ रही है, जिस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी होती है, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, वही महीना है। आषाढ़ के बाद आता है भाद्र। आपको याद होने चाहिए पूरे हिंदी के महीने, जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन, पूष, माह, फागुन, ये हिंदी के महीने, उसमें आता है भाद्र। भाद्र की पहली नक्षत्र क्या होती है? मघा। कहते हैं मघा में जो पानी गिरता है बहुत ठंडा होता है। मघा में अगाध जल पृथ्वी की तृषा अश्लेषा और मघा के जल से ही तृप्त होती है। तो सबसे ज्यादा पानी जो गिरता है, सबसे तेज बड़ी बूंद का पानी गिरता है, वो मघा में ही गिरता है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। संवत्सर मतलब संवत मतलब साल। यदि धरती की प्यास मघा में नहीं बुझी तो उसे अगली मघा का इंतजार करना पड़ता है। न केवल परिणाम में बल्कि गुण में भी मघा का जल श्रेष्ठ है। मघा मेष की झड़ी झकोर का स्वतगान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसे मघा झकोर झकोरी मोर दुई नैन चुबे जस जोरी। मघा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। तो हमको याद रखना है, पूछी जाएगी ये पंक्ति कौन से निबंध से ली गई है कि बरसे मघा झकोर झकोरी और मोर दुई नैम चुबे जस जोरी। मघा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। इस मघा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी तो बाद में आएगी। मघा के हमसे क्रम पूछा जा सकता है कि जो है उत्तरा फाल्गुनी के पहले क्या आती है? तो पूर्वा फाल्गुनी। और पूर्वा फाल्गुनी के और पहले क्या आती है? तो मघा आती है। और मघा कब आती है? भाद्र माह का पहला नक्षत्र। तो मघा के बाद आती है क्या? पूर्वा फाल्गुनी, जो है पूर्वा फाल्गुनी आती है। इसके बाद आगे हमको देखना है जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। लेखक ने जो है रद्दी और कंडम नक्षत्र कहे कि किसको संबोधित किया है? तो उसने पूर्वी फाल्गुनी को रद्दी और कंडम नक्षत्र कहे कि संबोधित किया है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी काल नक्षत्र काल में रहता है। इसी तो एक बात और याद रख लेनी है कि जो है वर्षा का फसल के लिए हानिकारक पानी कौन से नक्षत्र का होता है? तो पूर्व फाल्गुनी का। चूंकि इस समय तक उड़द मूंग जो भी इस समय फसल बोई जाती है लगभग पक करके तैयार हो जाती है और ये पानी उसको जरूर नुकसान पहुंचाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। और उत्तर भारत में बाढ़ आने की संभावना भी होती है, तो इसी नक्षत्र में होती है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। तो उत्तर भारत के किसान इसको क्या मानते हैं? कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। मतलब पावस मतलब होता है क्या? पूरी वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में मघा के बाद जो दूसरी उत्तम सबसे उत्तम नक्षत्र मानी गई है वह मानी गई है कौन सी? उत्तरा फाल्गुनी।
इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। क्योंकि इस समय तक फसलें लगभग कट जाती हैं और फसलें कटने के बाद जो पानी गिरता है तो किसान के लिए फायदेमंद होता है। इस समय गर्मी बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है, ये पानी गिरता है तो शीतलता आती है, इसलिए स्वास्थ्यप्रद होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्वा फाल्गुनी काल भोग रहा हूं। मतलब लेखक उत्तरा फाल्गुनी पे जाने वाला है, लगभग जो है वह 38 का हो चुका है, 40 में पहुंचने वाला है। यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूं। 40 आने में अब कितनी देर है? तो लेखक 38 साल का हो चुका है, 40 में पहुंचने वाला है। 38 साल को लेखक ने निबंध में पूर्वा फाल्गुनी कहा है और 40 के बाद की उम्र को उत्तरा फाल्गुनी कहा है, तो इसको भी हमको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। अतः आज पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र मेरे ओंठों से संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ भी ना हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है। यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। पूर्वा फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिन अर्थात उत्तरा फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है और उसमें मार की 3 कन्या त्रिषा रति आरती को एक साथ देख रहा हूं। कांचन पद्म कांति, कर पल्लव, कुड़ित केश, बिंबधार, विशाल बंकिम, भूदक्षिणावर्त, नाभि और त्रिबली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को देख रहा हूं। इसको आगमनी में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूं। उपंग एक विचित्र बाजा है, तो साथियों याद रखना है उपंग क्या है, एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चाटक चाटक पड़ती हैं और आहत नांद का छंदोबद्ध रूप निकलता है। बीच बीच में हिचकी के साथ, यह हिचकी भी उसी काल विदूषक की भड़ैती है और यह उपंग की तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बजते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूं और अपने मनोविकार का छक कर पान कर रहा हूं। छक कर मतलब जी भर करके पीना, मतलब अपने मनोविकारों का जो है लेखक छक करके पी रहा है, उसको पान कर रहा है, मतलब अनुभव कर रहा है। मुझे कोई चिंता नहीं, अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफी देर है। इस क्षण उसकी क्या चिंता करूं, इस क्षण तो बस मौज ही मौज है। भले ही वह कटु तिक्त मौज क्यों ना हो, काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। मतलब काम रूपी सांप जब डसता है तो नीम भी मीठी लगती है। ऐसा गांव में कहा जाता है, यदि किसी को कोई सांप काट देता है तो उसको नीम खिलाओ, और नीम खिलाने से उसको नीम मीठी लगती है तो उसको जो है सांप का जहर है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर काम भुजंग से यहाँ पर जो है उपमा दी है। अथा काल नटी, यह पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, यह नैना जोगिन कितनी भी भ्रांति माया या मृगजल क्यों ना हो, मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है, जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद से भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः इस समय मुझे कोई चिंता, कोई परवाह नहीं है। परंतु एक ना एक दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसकी श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्युशील शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? है तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र, कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अकेले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तरा फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो? तो साथियों याद रखना है कि उत्तरा फाल्गुनी का समय रहता है कितना, 20-22 वर्षों तक। मतलब यदि 40 साल में लगता है तो ये 62 साल तक चलता है और अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वार देश पर शिथिल दक्षिण चरण
ईषत कुंचित जानू के साथ आभंग मुद्रा में नत ग्रीव खड़ी रहे, तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। है कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर शरद शिशिर पतझड़ हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाएं, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। तो उत्तरा फाल्गुनी जो है कब तक बनी रहती है? 60 साल तक। यह प्रश्न रह रह कर मैं स्वयं अपने से पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी। उक्त चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणत कर दिया, परंतु इस 13 वर्षों के असंख्य भाव प्रतिभाओं के मुंडपात हुए हैं और आज भी मूल्यों के कबंध वन में भाव प्रतिभाओं के केतु कांतार में बैठा हूँ। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धारा क्षण प्रति क्षण और ही होती जाती है। काल प्रवाह की एक नदी है और इसकी कोई भी बूंद स्थिर नहीं है। साथियों, काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे लेखक ने कह दी है। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो समय ये जा रहा है, एक बार जो समय चला गया वह लौट करके नहीं आएगा। यही है काल प्रवाह की एक नदी है, मतलब समय प्रवाह की एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं है, मतलब इसका एक एक मिनट सेकंड स्थिर नहीं है, वो बढ़ता ही जा रहा है। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः सोचना है, कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णतः जीतना असंभव हो तो फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे अपने देह के यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को निरंतर धारदार और चिरंजीव रखा जाए। मतलब यदि शारीरिक रूप से हम युवा रहें अथवा ना रहें, पर मानसिक रूप से कैसे युवा रह सकते हैं, निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन तो मैंने सीधा सीधा उत्तर ढूंढ निकाला, या याति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात कोई नौकरी ना करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझ 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्रमाणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। अब लेखक क्या कहता है कि यदि मुझे यौवन रहना है, भले ही मेरा शारीरिक रूप से बुढ़ापा आ जाए, लेकिन मानसिक रूप से युवा रहना है तो मैं कॉलेज में क्या करूं? अध्यापन। साथियों, अंत में पूरी बात वही निकल के आती है कि हम शारीरिक रूप से कैसे भी रहें, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम बूढ़े हो रहे हैं। इसके विपरीत हम ये भी सोच सकते हैं कि यदि हम खूब युवा हैं लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं तो हम प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं। मानसिक बुढ़ापा पहले आएगा शारीरिक बुढ़ापा के बाद, इसलिए अध्ययन अध्यापन बहुत जरूरी है। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्रमाणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र पाकर के साधारण लोहा चुंबक बन जाता है। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मैं बाल खिल्ल सहचरगण छिन्न मस्तता राजनीति के रंगरूट बनने लगे, जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी विवेकानंद विद्यासागर सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया, जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिकों यथा हेबर्ट मार्क्यूज, चे गुवेरा, ब्रैडिट कोहन आदि की चिंतन धारा से यथासंभव अल्प स्वल्प परिचय पा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इन अपने भाइयों और हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट हैं, कुछ ही दूर तक आधे रास्ते ही जा सकता हूं। विविध प्रकार के नारों से
आक्रांत नए पुरुर्वा, पुरुर्वा का शब्दार्थ होता है रखों अर्थात आवाजों या नारों से। आक्रांत या पूरित पुरुष या याति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है। या याति किसका प्रतीक है? पुरानी पीढ़ी का। तो पुरुर्वा नई पीढ़ी का। एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर फिर आ गया है, इसको हमको याद रखना है, ये पूरी की पूरी लाइन याद रखना है कि या याति जो है वह पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है और पुरुर्वा नई पीढ़ी का। यदि मुझे यौवन उधार देंगे तो मैं बदले में मुझे भी संबंध से रूपांतरित होने को कहेंगे और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं? छिन्न मस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन मुख कान के इस उधार प्राप्त नए यौवन का क्या अर्थ? रूप, रस, गंध और गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल सिरोदर वाला व्यक्ति लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा? कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं है। आत्मार्थ पृथ्वी त्यजित अतः मुझे चिर यौवन को इन शिष्य पुरुर्वाओं की नई पीढ़ी से दान के रूप में नहीं लेना। 13 वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर अमृता कला की गांठ होगी, उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा। जो बाहर आप प्राप्य है वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूंगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। मैं मानता हूं कि समाज और शासन में शब्दों के व्यूह के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बाल खिल्लियों के क्रोध की सार्थकता को भी स्वीकार करता हूं, पर साथ ही छिन्न मस्तता शैली के सस्ते रंगांध और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना सील मुरौबत के अस्वीकार करता हूं। आगे अपना मस्तक काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार वीराचार हो सकता है, परंतु यह ना तो क्रांति है ना ही समर। पुरानी पीढ़ी का चिर यक्ष मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूं कि वह पीढ़ी अब खिजाब आरती का परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था की पुतली घरों की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से ऊब गई हैं। उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल न्यायसंगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कॉपीन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल खिल्लियों को अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दें, जिससे वे अपने कल्पित नक्शे, अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काढ़ने का अवसर पा सकें। यह सब सही है, परंतु क्या इन सब बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए इस पुतली घर का ही अग्निदाह, पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्ति पट के विस्तार का दाह है, उनके श्रम फल का तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा सब करना एक आत्मघाती प्रक्रिया नहीं है? इस स्थल पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूं तो वह क्रांति। साथियों याद रखना है, इनके निबंध में आचार्य विनोबा भावे और डॉक्टर राधाकृष्णन दोनों महापुरुषों का जिक्र आया है, ये भी हमको याद रखना है। राय को उद्धृत करूं तो वह क्रांति की इस दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की 3 ही होगी। अतः मैं लेकिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूं। 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया हमें स्वीकार करना होगा, उसके द्वार ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकृत कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ ना समझ लें कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझ का सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज नहीं है, ना ही यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, समाजवादी और
तांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया। यह बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते कि मारो गोली, सब बूढ़वा बकवास है, पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नीरेंद्र नाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस के पृष्ठ क्रमांक 49-50 पर उद्धृत किया। आज प्रायः लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा हूँ, मूल्य भंजन कर रहा हूँ। अरे बंधु, जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो, यह तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागृत सिद्ध करने का सबसे सटीक तरीका है। शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो तो तुम तो धार के साथ बह रहे हो, और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धारा के या धार के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मूल्य स्थिर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूं, परंतु अविच्छिन्न मूल्य प्रवाह, एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही होगा। नए बाल खिल्य दार्शनिक कहेंगे यह धार के विपरीत जाना हुआ, यह तो प्रतिक्रियावाद है। ऐसी व्यवस्था से मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है। यह सदैव प्रगति की दिशा में नहीं बहती, वह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। और आज तो बन्या काल है। बन्या काल में धार पथभ्रष्ट रहती है, वह कर्मनाशा कीर्तिनाशा कालमुखी बनकर हमारे गांव को रसातल में पहुंचाने जा रही है। इस क्षण हमारी प्यारी नदी ही शत्रु रूपा हो गई है। तो याद रखना है, शत्रु रूपा नाम संबोधित नदी को किया गया है। यदि गांव को बचाना है तो हमें धार के प्रतिकूल समर करेंगे। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरों की संतानें नहीं हैं, तो हमें इस नदी को समर करना होगा। यही हमारी जिजीविषा की मांग है। और इसके प्रतिकूल कुछ कहा जा रहा है, वह नई पीढ़ी की बात हो या पुरानी की मुमुक्षा का मुक्ति भोग हो, यह सब विद्रोह नहीं, बूर्जा डेथ विश का नया रूप है। अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध बिना तल के जो धार है वह कालमुखी बन्या है, रोधवती और तटनी नहीं है। यूँ यह तो मैं मानता हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी शीश रक्षा प्राणवती नहीं हो पाती, नई लीक नहीं खोज पाती। अतः मुझे विद्रोही दर्शनों से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। एक लेखक होने के नाते यह मेरी नियति है, और यह मेरी नियति है और इस तथ्य को अस्वीकृत करने का अर्थ है अपनी शीश रक्षा की सारी संभावनाओं का अवरुद्ध। परंतु लेखक कभी किसी भी साहित्येतर क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है। इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से निर्वाचित संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना की प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतरण संभव नहीं है। अतः प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही स्वीकारवादी दोनों साथ के साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट द्वारा या वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है, जिसमें निकलने का कोई रास्ता ना हो, उसे बोलते हैं नो एग्जिट। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता। यह दर्शन विषय है और विद्या दोनों की नकारात्मक सीमा बांध कर बैठा है।
इसके द्वारा अपने स्व को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता तो स्व से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह 100% स्वीकार का दर्शन कभी कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है और कभी नव्य मार्क्सवाद का, क्लासिक मार्क्सवाद से भिन्न, और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरी भाई हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि मार्क्सवाद और क्लासिकल मार्क्सवाद दोनों क्या है, मौसेरे भाई हैं, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर मौसेरी भाई हैं। ये एक की हिरासोलमुखी संस्कृति की संतान है। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं। याद रखना है फिर से कि योग शास्त्र में मन की कितनी अवस्थाएं कही गई हैं, 5 अवस्थाएं कही गई हैं। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं हमको याद रखना है। एक अवस्था ये यहाँ पे लिखी है, तो पहली अवस्था है क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के तो भिन्न संस्करण हैं, अर्थात दोनों त्याज्य हैं। यह बाढ़ बन्या का काल है। नदी अपनी दिशा भूलकर कूल छोड़कर, कूल मतलब होता है किनारा, कूल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है। अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबरा कर बन्या की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण बन्या के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कूलों के बीच लौट जाएगी। नदी अपनी सैया यदि बदल भी दे तो भी नई सैया के साथ कोई कूल, कोई अवरोध तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यह नया कूल भी उसे पुराने कूल के ही समानांतर होगा। नदी तब भी समुद्रोमुखी ही रहेगी, उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं होगी। कितनी बड़ी बात कही है लेखक ने कि चाहे हम कुछ भी कर दें, जैसे नदी धार कितनी भी धाराएं बदल दे, अंत में उसको समुद्र में जाकर के ही मिलना है। ऐसे इंसान है, चाहे कुछ भी कर ले उसको अंत में वहीं जाना है जहां सब जाते हैं। तो नदी कितनी समुद्रमुखी ही रहेगी, हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकती। अतः इस बन्या नाट्य में विषकंभक के बीच का समय है। मैं ना तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और ना ही बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिले छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन व्यवस्था की पुतली घर की नृत्य कन्याओं को कथक नृत्य को साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर ऐसा है कि इसमें अनुशासित, संयमित, तालबद्ध कथक ही चल रहा है। तो कौन से नृत्य की बात आई है, यहाँ पर कथक नृत्य की बात आई है। अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई ना कोई भयावह पुतली एक ही झपट्टे में हड्डी आंत तक का भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई कोई विष कन्याएं भी हैं। अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करके इस उत्तर फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूं। 12-12 चाहे शरद बहे या निदाग हू करे, तब मैं अपने बालखिल्य सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। एक दिन वह भी आएगा, कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 o'clock 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा बहुत हुआ, बहुत भोगा, अब नहीं, अब अहम अमृतम इच्छामि, अहम वानप्रस्थम चरिष्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकारण्य में खो जाऊंगा। अपरिचित वृक्षोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थानियों के महाकांतार में, पर अभी नहीं। अभी तो मैं विश्वेश्वर की शान की तरह जवान हूँ। तो विश्वेश्वर की शान की तरह जवान लेखक ने अपने आप को अंत में कहा है। तो ये था हमारा उत्तर फाल्गुनी, एक तरीके से आयु पर, और आयु के साथ मानव जीवन के चरणों को केंद्र में रखकर के इसको लिखा गया। किस तरीके से मानव जीवन में बदलाव होता है, उस बदलाव को यदि हमको बनाए रखना है या उस बदलाव के बाद भी हमको अपने आप को अपडेट रखना है, तो हमको जो है आगे बढ़ना होगा, अपडेट रहना होगा। इस पर ये पूरा पाठ केंद्रित है। कैसा लगा निबंध आप जरूर बताएं। अब इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न।